नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। राजद नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के बाहर एनआरसी और वक्फ संशोधन बिल के मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधने वाला पोस्टर लगाया गया है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि जो मुसलमानों की संपत्ति लिखवा लिया वो कितना बड़ा गुनाहगार है। लालू परिवार ने नौकरी के नाम पर संपत्ति लिखवा ली। आप संपत्ति दखल करने वाले लोग हैं। उन्होंने सीधे आरजेडी पर हमला करते हुए कहा, लालू प्रसाद यादव पर हमला करते हुए कहा कि आप संपत्ति दखल करने वाले लोग हैं। आपको एनआरसी और वक्फ संशोधन बिल से क्या लेना देना। और जो मुसलमानों की संपत्ति लिखवा लिया वो कितना बड़ा गुनाहगार है। लालू परिवार ने जो संपत्ति लिखवाया है नौकरी के नाम पर और राजनीति के नाम पर, मुसलमान को भी नहीं बख्शा। उनकी संपत्ति भी लिखवा लिया, सबका जमाबंदी, खाता नंबर, खसरा नंबर। आप वक्फ बिल पर एनआरसी पर बोलते हैं। जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भागलपुर के दंगे में भी स्थापित हो गए थे, 15 वर्ष तक कुंडली मार के बैठे हुए थे। नीतीश कुमार जी की सरकार ने उस बेदखल लोगों को जमीन पर कब्जा दिलाया, घर पर कब्जा दिलाया। तो आप तो संपत्ति दखल करने वाले लोग हैं, संपत्ति जकात में लेने वाले लोग हैं। इसलिए आपको एनआरसी और वक्फ बिल से क्या लेना देना। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को पुलिस द्वारा हावड़ा जाने से रोके जाने के खिलाफ आसनसोल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कोई सुरक्षा नहीं है। बंगाल में किसी का भी सुरक्षा नहीं है। और जब हमारे पश्चिम बंगाल के विधानसभा के विरोधी दलों ने श्री शुभेंदु अधिकारी महाशय जब जाते हैं हावड़ा में, आपको मालूम है कि वहाँ पर धौस हुआ है और उधर बहुत सारे घर, बहुत सारा परिवार इफेक्टेड हुआ है। पानी नहीं है आज बहुत दिनों से। और जब हमारे विरोधी दलों नेता गए थे उधर तो पुलिस उनको हैकल किए, हरेस किए, जाने नहीं दिए। लेकिन उसका थोड़ी देर पहले ही आज पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री और कलकत्ता के मेयर जनाब फिराद हाकिम उधर गए थे, उनको कोई बाधा नहीं मिला। लेकिन शुभेंदु अधिकारी महाशय जो एक कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक के, एलओपी एक कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक के होते हैं, उनको पुलिस जिस तरह से बर्ताव किया है, जिस मैंने एकदम बहुत ही ज़्यादा उनके साथ असभ्यता किया है, तो ये हम लोग इसी का विरोध करते हुए आज हम लोग आसनसोल के अवरोध किए थे। हमको मालूम है कि साधारण पब्लिक का असुविधा हुआ ये आधा घंटा का विरोध से, लेकिन हम लोग कभी कुछ कर नहीं सकते। हम लोग को प्रतिवाद करना ही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हम लोग प्रतिवाद कर रहे हैं बंगाल के लोगों के लिए। आज बंगाल के लोगों के पास टीएमसी बोलते हैं, ममता बनर्जी बोलते हैं, उनके लिए वो खड़े हैं। लेकिन उनका जब हावड़ा में पानी नहीं मिलता है, रानीगंज से बढ़ाकर जब धस से हमारा घर जब तोड़फोड़ हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ये ममता बनर्जी का सरकार कुछ भी ध्यान नहीं दे। पैसा आ रहा है सेंट्रल से, लेकिन वो पैसा चोरी हो रहा है। तो आज ये सरकार आम पब्लिक के साथ नहीं है, यहाँ पर किसी का भी सुरक्षा नहीं है। इन लोग सिर्फ तुष्टीकरण का राजनीति करना जानते हैं। और आज जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी का हेकलमेंट हुआ और हैरेसमेंट हुआ, ये हम लोग प्रतिवाद किए हैं और आगामी दिन में भी अगर ऐसा होगा तो हम लोग प्रतिवाद करेंगे। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आप नेता अतिशी ने कहा कि यह चिंता का विषय है। बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे ही पूरा नहीं हुआ। इकोनॉमिक सर्वे बजट का आधार होता है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि बिना इकोनॉमिक सर्वे के बजट कैसे बनाया गया। बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे ही पूरा नहीं हुआ। हमारे देश में आजादी के बाद से 1950 से ही इकोनॉमिक सर्वे बजट का आधार होता है। जो इकोनॉमिक सर्वे है वो सारे आंकड़े देता है अर्थव्यवस्था के, वो सारे आंकड़े देता है टैक्स कलेक्शन के, फिस्कल डेफिसिट के, फिस्कल सरप्लस के, कि पर कैपिटा इनकम कितनी है। तो जो एक इकोनॉमिक एनालिसिस और इकोनॉमिक डेटा होता है जो बजट का आधार बनता है, वो इकोनॉमिक सर्वे से आता है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि बिना इकोनॉमिक सर्वे के आखिरकार बजट कैसे बना दिया। ऐसा सुनने में आ रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे इसलिए नहीं पेश किया गया
क्योंकि दिल्ली की इकोनॉमी की शानदार तस्वीर उस इकोनॉमिक सर्वे में आ रही थी कि देश में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम दिल्ली में है। टैक्स कलेक्शन की बढ़ोतरी पिछले 10 साल में अगर सबसे ज्यादा देश में हुई है तो वो दिल्ली में हुई है। अगर देश की इकलौती फिस्कल सरप्लस में चलने वाली सरकार है वो दिल्ली की सरकार है। क्योंकि आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल जी की 10 साल की सरकार से दिल्ली की अर्थव्यवस्था में बहुत शानदार ग्रोथ हुआ है, बहुत शानदार विकास हुआ है। इस वजह से इकोनॉमिक सर्वे को सदन पटल पर पेश नहीं किया गया, ऐसा हमें सुनने में आया है। सत्ता पक्ष का कहना है कि 15 साल शीला दीक्षित गवर्नमेंट थी, 4 साल वहां भी इकोनॉमिक सर्वे के बिना ही पेश किया गया था। तो ये क्या अच्छी बात है? क्या ये अच्छी बात है कि वो कह रहे हैं कि हमने बिना पढ़े लिखे सोचे समझे इकोनॉमिक आंकड़ों को देखे, दिल्ली की आर्थिक परिस्थिति को देखे, दिल्ली की अर्थव्यवस्था के, जो इंडस्ट्री के, जो व्यापारियों के, जो किसानों के, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, उनको देखे बिना अगर हम अपना बजट बना रहे हैं तो मुझे ये ऐसा लग रहा है कि ये खुद ही कह रहे हैं कि हमारी कोई पढ़ी लिखी सरकार नहीं है, हम आंकड़े देखने में विश्वास नहीं करते, हम एनालिसिस में विश्वास नहीं करते, हम किस आधार पर बजट बना रहे हैं ये तो बिल्कुल ही साफ नहीं हो रहा अगर आपके पास आंकड़े ही नहीं है। मैम, आप लोग 2500 रुपए और गैस सिलेंडर जैसे स्कीम्स को लेकर सरकार पे प्रेशर बना रहे हैं। दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि चरणबद्ध तरीके से फेज वाइज मैनर में ही वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंट होंगे, अभी एक झटके में इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब है अगर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि फेज वाइज तरीके में इम्प्लीमेंट होंगे और एक झटके में नहीं होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने ये मान लिया और घोषित कर दिया कि मोदी जी ने दिल्ली की महिलाओं को झूठ बोला था। मोदी जी ने बार बार दिल्ली चुनाव से पहले ये कहा कि ये मोदी की गारंटी है कि 8 मार्च तक दिल्ली की महिलाओं के खाते में पैसे आएंगे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने ये आधिकारिक घोषणा कर दी है कि मोदी जी ने झूठ बोला। 8 मार्च को पैसे ना तो आए, ना आने वाले कई सालों तक आने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे। कॉमेडियन कुणाल कामरा के बयान पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि कुणाल कामरा ने कानून के खिलाफ बात की है, एक नेता का अपमान करने की कोशिश की है। उन्हें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं महाराष्ट्र सरकार के मंत्री योगेश रामदास कदम ने कहा उन्हें सजा दी जाएगी। कुणाल कामरा के बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें सजा दी जाएगी। कुणाल कामरा जी ने कानून के खिलाफ बात की है, संविधान के खिलाफ बात की है, एक नेता का अपमान करने की भूमिका उन्होंने अपने गाने में दर्ज की है। मुझे लगता है वो कलाकार है, वो गीतकार है, उन्होंने किसी का अपमान करने वाला गाना नहीं गाना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें माफी मांगनी चाहिए और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, he will be punished if you are going to insult honorable Supreme Court, if you are going to insult honorable Prime Minister of India, if you are going to insult Hindus, gods and goddesses, it is not tolerable. You cannot behave like this in Maharashtra or in India. As a comedian, we also enjoy comedy. I enjoy Veeridas. I enjoy in my childhood I enjoyed Pula Deshpande. But this is not kind of comedy which will be tolerated. दिल्ली विधानसभा में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस साल दिल्ली सरकार का बजट 1 लाख करोड़ रुपए का है। मंत्री जी कहते हैं वी मस्ट इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर टुडे फॉर बेटर टुमारो। आज बेहतर कल के लिए हमें आज सुदृढ़ आधारभूत ढांचे में निवेश करना चाहिए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं। वो कहते हैं कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर इज अबाउट कनेक्टिंग ड्रीम्स एंड एक्सीलरेटिंग प्रोग्रेस, यानी बेहतर बुनियादी ढांचे का मतलब है सपनों को जोड़ना और विकास में तेजी लेके आना। प्रधानमंत्री जी के दिखाए हुए इस रास्ते पे चलते हुए मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से इस सदन को सूचित करना चाहती हूं कि सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा
और शहरी विकास मंत्रालय के आदि के तहत उपलब्ध धनराशि के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को लॉन्च करके केंद्र सरकार के सहयोग से एनसीआर क्षेत्र के साथ दिल्ली की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव है। और बड़े गर्व के साथ मैं आज इस सदन के समक्ष बताना चाहती हूं कि इस बार का दिल्ली सरकार का बजट ऐतिहासिक है। 1 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद को बस्तर की धरती से समाप्त करेंगे। उन्होंने कहा है कि हमारे जवान सरकार की प्रतिबद्धता को पूरी मजबूती से अंजाम दे रहे हैं। नक्सलवादी मारे जा रहे हैं और बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। देखिए, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने अभी संसद में भी इस बात को कहा है। 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद को इस देश से बस्तर की धरती से समाप्त करेंगे और हमारे सुरक्षा बल के जवान सरकार की प्रतिबद्धता को पूरी मजबूती से अंजाम दे रहे हैं और लगातार एक तरफ जहां नक्सली मारे जा रहे हैं, वही बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं और निश्चित रूप से जो संकल्प है सरकार का 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद को समाप्त करने का, उस दिशा में बढ़ रहे हैं। दंतेवाड़ा में जो कार्रवाई हुई है, मैं सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सर, एनएसयूआई के प्रोटेस्ट के दौरान राहुल गांधी का एक बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो देश को बर्बाद करना चाहता है, एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करना चाहता है, वो है आरएसएस। पूरे देश और दुनिया इस बात को बखूबी जान रही है कि देश को नुकसान किसने पहुंचाया, देश को किसने विभाजन कराया, देश को जाति और धर्म के आधार पर तोड़ने का काम किसी पार्टी ने किया तो वो कांग्रेस पार्टी है। ये देश और दुनिया के लोग जानते हैं। राहुल गांधी के भ्रम और झूठ पर देश की जनता नहीं आने वाली है। डीके शिव कुमार के स्टेटमेंट को लेकर आज प्रिविलेज मोशन लेकर आया गया है किरण रिजिजू के खिलाफ। देखिए, कांग्रेस पार्टी भ्रम और भय की राजनीति करती है और इनकी मानसिकता तो बार बार परिलक्षित होती है। तो ये तो देश को तोड़ने वाले, समाज को तोड़ने वाली मानसिकता बार बार इनकी प्रदर्शित होती रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भागलपुर जिले के साकुंड प्रखंड जामिया हुसैनिया मदरसा हरनत में बिहार प्रदेश कांग्रेस के पूर्व युवा अध्यक्ष ललन यादव के नेतृत्व में महागठबंधन के घटक दल कांग्रेस, राजद और सीपीआई की ओर से भव्य दावती इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस समय बिहार में दावती इफ्तार पार्टी खूब चल रहा है, चाहे वो आरजेडी की ओर से हो, चाहे जेडीयू की ओर से हो, चाहे अलग अलग पार्टियों की ओर से, और खुद भी बड़े जो दल के नेता हैं वो भी दावती इफ्तार पार्टी दे रहे हैं। तो इसी को लेकर इस दावती इफ्तार पार्टी में सुल्तानगंज विधानसभा और शाहकुंड प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों के रोजेदार, गणमान्य व्यक्ति और प्रबुद्ध बुद्धिजीवी शामिल हुए। पवित्र पाक महीना है। हम लोग हिंदू मुस्लिम भाई मिलकर हजारों व्यक्ति का आज इफ्तार पार्टी दी और हिंदू मुस्लिम एकता का यह प्रतीक है कि जो 10,000 लोग रोजेदार लोग आज रोजा तोड़ के नमाज अदा करके खुदा के सामने अपना और एकता का संदेश दिया। इतनी भारी संख्या में रमजान की बधाई शाहकुंड वासियों को खासतौर से अखबारों से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो आज इफ्तार पार्टी के आयोजन में सब लोगों ने एकता दिखाया और यहाँ आने का समर्थन किया। को क्या संदेश दें इसके अलावा? हम लोग को हिंदू मुस्लिम एकता बरकरार रखना चाहिए और सामुदायिक संगठन से लड़ने की क्षमता रखनी चाहिए।
कुणाल कामरा विवाद पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा कि आप कोई भी हो लेकिन किसी का अपमान करना गलत है। एक व्यक्ति जिसके लिए उसकी इज्जत ही सब कुछ है और आप उसका अपमान कर रहे हैं, ये लोग कौन हैं? उन्होंने कहा कि ये लोग कौन हैं? कॉमेडी के नाम पर गाली देना, लोगों का मजाक उड़ाना। हमें सोचना चाहिए कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। जब आप कोई भी हो चाहे आप उसकी बात से अग्री करें चाहे नहीं करें, जिस तरह से वो मजाक उड़ा रहे थे मेरा और कहीं ना कहीं उस जो मेरे साथ हादसा किया गया था इलीगली, उसका मजाक उड़ा रहे थे, तो आई थिंक कहीं ना कहीं मैं उस हादसे को इस हादसे से बिल्कुल नहीं जोड़ूंगी, क्योंकि वो एक इलीगल था जो काम किया था। ये जो है लीगली, आप कोई भी हो लेकिन किसी का जो है अपमान करना, उसकी अपकीर्ति करना। देखिए, जो लोगों ने आप चाहे सरकार देखिए, सत्ता देखिए, जिस इंसान के पास उसकी इज्जत ही सब कुछ है, आप जो है कॉमेडी के नाम पर उनकी इज्जत उछाल रहे हैं, उनकी अपकीर्ति कर रहे हैं, उनके काम को डिसरिगार्ड कर रहे हैं। शिंदे जी जो हैं वो कभी किसी जमाने में रिक्शा चलाया करते थे, आज वो अपने दम पर इतना आगे आए हैं। और ये उनके खुद की क्या क्रेडेंशियल्स है? कौन हैं ये लोग जो कुछ जिंदगी में कर नहीं पाए, जो जिंदगी में कुछ जिनका क्या, अगर मैं कहती हूँ अगर वो लिख सकते तो कुछ साहित्य में लिखिए, कॉमेडी कुछ किसी तरह का कुछ, क्या ये लिटरेचर में कुछ लिखते हैं क्या? इनकी जो जैसे हमारे फिल्मों में भी मैं कहती हूँ कि कुछ ना कुछ एक कॉमेडी को लेके डायलॉग राइटिंग होती है, स्क्रीन राइटिंग होती है। गाली गलौज करना कॉमेडी के नाम पर, हमारे ग्रंथों का मजाक उड़ाना कॉमेडी के नाम पर, लोगों का मजाक उड़ाना, माताओं बहनों का मजाक उड़ाना। अभी आपने देखा किस तरह के ये इन्फ्लुएंसर्स आजकल खुद को कह रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि हमारा समाज कहाँ जाता जा रहा है? इन्फ्लुएंसर ये जो एक 2 मिनट की फेम के लिए कहाँ जाता जा रहा है, ये हमें सोचना है। और ये एक अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं, जैसे फडणवीस जी ने भी कहा कि हमें कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हम जो कह रहे हैं इसके बारे में, जब उसकी रेपरकशंस होती है, जब लीगली आपको पूछा जा सकता है, डू यू स्टैंड बाय दैट? तो ये बात को आप उस बात से बिल्कुल मत जोड़िए, क्योंकि वो जो था वो एक कम्प्लीटली एक इलीगल एक्टिविटी थी जो वो की गई थी। ये जो है कम्प्लीट एक लीगल कार्रवाई जो है वो की गई है। तो दोनों का कोई भी एक दूसरे से कोई भी जोड़ा नहीं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और डीके शिव कुमार को माफी मांगनी चाहिए। इनका छिपा हुआ एजेंडा इन्होंने सार्वजनिक कर दिया है। कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया और बहुत बार संविधान में संशोधन किया। उन्होंने कहा कि डीके शिव कुमार के बयान पर कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, कांग्रेस पार्टी को डीके शिव कुमार को माफी मांगना चाहिए। इनका हिडन एजेंडा जो है उन्होंने वो बाहर कर दिया है, ही हैज मेड इट पब्लिक। और कांग्रेस पार्टी अंबेडकर जी का जीवितावधि में, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का लाइफ टाइम में, जीवितावधि में भयंकर इन लोगों ने अंबेडकर का, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का अपमान किया है। अंबेडकर जी का अपमान, चुनाव में हराना, बाद में क्रिमेशन के लिए अलो नहीं करना, ये सब किया है। उसके बाद बार बार 1951 ने चुनाव से पहले ही अमेंडमेंट किया, बाद में इमरजेंसी में क्या किया, 356 में, आर्टिकल 356 कितने बार उन लोगों ने दुरुपयोग किया, ये सब आज हमारे सामने है। इसके बावजूद भी ये प्रिविलेज मोशन मूव करने का मतलब क्या है? तो प्रिविलेज मोशन, प्रिविलेज कमेटी है, अपने आप उसमें डिसाइड होगा। लेकिन पहले इन लोगों ने जो संविधान के बारे में और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में लगातार इन लोगों का रुख जो है वो बहुत बार लोग देख चुके हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन, इन लोगों ने बार बार कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान किया है, शाहबानो केस से लेकर, इमरजेंसी लेकर, आर्टिकल 356 तक। इसलिए कांग्रेस पार्टी को अभी डीके शिव कुमार जी का रिसेंट स्टेटमेंट लेके इन लोगों ने माफी मांगना चाहिए और देश को माफी मांगना चाहिए। हंगामा होगा सर, कल सत्ता पक्ष वो तो हंगामा तो हमने नहीं किया था। हमने यही बोला था कि उन लोगों ने जिन्होंने बोला है उस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, खरगे जी, इसके लिए क्लैरिफिकेशन करके माफी मांगना चाहिए।
मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।